नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांश द्विवेदी और आप मुझे देख रहे हैं धन मंत्र चैनल के ऊपर। इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस। तो अगर आप इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेस टेस्ट के बारे में कि स्ट्रेस टेस्ट होता क्या है और इस कोविड-19 की सिचुएशन में ये इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ये सब समझने के लिए हमको पहले समझना पड़ेगा कि बैंक्स काम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम और आप जैसे लोग अपना पैसा जो कि हमको सैलरी या फिर बैंक या फिर बिजनेस इनकम से आता है, उसको हम बैंक में जमा कराते हैं सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद जो बैंक हैं वो हमारे पैसे को लोन के फॉर्म में मिड लेवल इंडिविजुअल्स या फिर बिजनेसेस को लोन में दे देते हैं। अब जो लोन बैंक ने बिजनेसेस को दिया है उस पे वो इंटरेस्ट कमाते हैं और इंटरेस्ट कमाने के बाद वो थोड़ा सा इंटरेस्ट हमको दे देते हैं, आपको और मुझे थोड़ा सा परसेंटेज दे देते हैं उस इंटरेस्ट का जो उन्होंने लोन से कमाया है। अब ये कितना होता है ये डिपेंड करता है अकाउंट के टाइप। सेविंग को अलग मिलेगा, एफडी को अलग और करंट अकाउंट को अलग परसेंटेज मिलेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि जिन बिजनेसेस को लोन दिया है बैंक ने, अगर वो बंद हो जाएं तो क्या होगा। जो बैंक हैं वो हमारा पैसा कैसे वापस लाएंगे, क्योंकि जो पैसा बैंक ने लोन के फॉर्म में दिया है वो पैसा है तो हमारा ही जो हमने बैंक में जमा कराया था। अब इस चीज से बचने के लिए जो बैंक हैं वो सिक्योरिटी लेते हैं और सिक्योरिटी वो एसेट्स के रूप में लेते हैं, ताकि अगर वो बिजनेस बंद भी हो जाए तो बैंक उन एसेट्स को सेल करके पैसा वापस ला सकता है जो उन्होंने लोन के रूप में दिया था। अब आपने विजय माल्या का नाम तो सुना ही होगा और आपने पीएनबी बैंक के 8,000 करोड़ के लॉस के बारे में भी सुना होगा। अब क्या होता है, जो बैंक हैं वो पैसा रिकवर नहीं कर पाते जो उन्होंने लोन के फॉर्म में बिजनेसेस को दिया था, इवन अगर वो एसेट्स को सेल कर दें उसके बावजूद भी। अब इन सारी चीजों के बीच में आपने एक टर्म के बारे में सुना होगा, उस टर्म का नाम है गवर्नमेंट बेल आउट। तो गवर्नमेंट बेल आउट होते क्या है? बेसिकली गवर्नमेंट बेल आउट फाइनेंशियल हेल्प होती है गवर्नमेंट की तरफ से बैंक्स को, क्योंकि नुकसान जो हुआ है वो तो बैंकों को ही नुकसान हुआ है, क्योंकि बैंकों ने पैसा दिया और फिर वो पैसा उसको रिकवर नहीं कर पाई तो बैंक को लॉस हो गया। तो इस लॉस में हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट बेल आउट करती। अब समझते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में। अब इससे आगे बढ़े उससे पहले ये समझना जरूरी है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जरूरी क्यों है। आपको याद होगा कि इससे पहले मैंने पीपीटी में बताया था कि बैंक जो है वो सिक्योरिटी लेती है कि अगर बिजनेस ने पैसा नहीं लौटा पाया तो हम सिक्योरिटी के रूप में जो एसेट्स हैं उनको सेल कर देंगे और अपना पैसा वापस ले लेंगे। लेकिन कभी कभी एसेट्स ऐसे होते हैं जिनको बेचने के बाद भी जो बैंक है उनको मुनाफा नहीं होता, तो उन एसेट्स को बोला जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब 2009 की जो फाइनेंशियल क्राइसिस, उसके बाद गवर्नमेंट ने और बैंक्स ने एक ऐसा सिस्टम लागू किया जिससे कि बैंक्स की हेल्थ का आइडिया रहे और किसी भी बैंक को गवर्नमेंट बेल आउट की जरूरत ना पड़ी। अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका एक भारी प्रोबेबिलिटी ये है कि आपको स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट और आप इन सब चीजों में पैसा लगा के पैसा कमाना चाहते हैं। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक डीमैट अकाउंट की, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एंजल ब्रोकिंग के साथ एक डीमैट अकाउंट खोलिए। उनकी डीमैट अकाउंट की प्रोसेस काफी फास्ट और काफी सिंपल है। तो अगर आप अपना अकाउंट एंजल ब्रोकिंग के साथ खोलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें और आज ही अपना अकाउंट खुलवाएं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे वीडियो के साथ। अब स्ट्रेस टेस्ट क्यों होता है ये समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा 2009 की फाइनेंशियल क्राइसिस। जो बैंक्स हैं वो फेल हो गए थे क्योंकि उनकी जो फाइनेंशियल लिक्विडिटी है वो एकदम जीरो हो गई। इसके बाद वर्ल्ड की जो मेजर गवर्नमेंट्स हैं उन सब ने स्ट्रेस टेस्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो हर बैंक में अप्लाई कर दिया। और इसमें क्या होता है कि एनपी रेशियोज और टोटल परफॉर्मेंस, इन दो चीजों को टेस्ट किया जाता है। अब इंडियन गवर्नमेंट भी स्ट्रेस टेस्ट करवाती है और इंडियन गवर्नमेंट का स्ट्रेस टेस्ट करवाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
क्योंकि बैंकिंग की जो भी चीजें हैं वो सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ही कंट्रोल करता है। अब ये मीनिंगफुल इसलिए है क्योंकि कोविड-19 जो पैंडेमिक है, उस पैंडेमिक की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो काफी ज्यादा कम हो गई हैं और इसके साथ साथ जो एम्प्लॉइज हैं उनको भी सैलरी नहीं मिल रही है, क्योंकि जो बिजनेसेस हैं वो धीमे धीमे करके बंद होते चले जा रहे हैं। और वो बिजनेसेस बंद इसलिए हो रही हैं क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो काफी ज्यादा कम हो गई है। अब सवाल ये है कि अगर लोन्स नहीं रिटर्न हुए तो आपके और मेरे जो पैसे हैं जो हमने सेविंग के फॉर्म में बैंक में लगाए थे, क्या वो डूब जाएंगे? क्योंकि अगर आपको याद हो, सबसे पहले इस पूरे प्रोसेस में सबसे पहले जो आप और हम जैसे लोग हैं वो अपना पैसा बैंक में लगाते हैं और बैंक हमारे पैसे को ही लोन पे देता है। तो अगर बैंक लोन रिकवर नहीं कर पाएगा तो जो पैसा डूबेगा वो हमारा पैसा ही होगा। अब कॉमर्शियल बैंक्स जो हैं वो बुरे हाल में हैं। 2020 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें आरबीआई मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ बैंकों का टोटल एनपीए रेशियो जो है उसके बारे में कुछ बोला है। क्या बोला है कि जो 620 पॉइंट बेसिस है वो बढ़कर 14.7% हो जाएगा। आरबीआई ने मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है और स्ट्रेस टेस्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ बैंक्स के ऊपर प्रिडिक्शन दी है और टोटल एनपीए परसेंटेज ये बोला है और टोटल एनपीए परसेंटेज 8.5 है मार्च 2020 में और ये बढ़कर 12.5% हो जाएगा मार्च 2021 तक। और अगर सिचुएशन कुछ ज्यादा ही खराब हो गई तो ये बढ़ के 14.7% तक भी जा सकता है। अब कोटक महिंद्रा के जो सीईओ हैं मिस्टर उदय, उन्होंने अपनी एनुअल रिपोर्ट में ये बोला है कि अगर सिचुएशन इसी तरीके से खराब होती रही तो 4 से 5 ऐसे बैंक्स हैं जो बंद होने की हालत में आ जाएंगे। अब जो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं उनके लिए ये थोड़ी ज्यादा खराब न्यूज है, जैसे कि इलाहाबाद बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया। अगर आपका पैसा इन दोनों बैंक्स में है तो आपको थोड़ी सी टेंशन लेने की जरूरत है। अब आरबीआई जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने टोटल एनपीए जो है उसका जो अमाउंट है वो 11.3 से बढ़कर 15.2 हो सकता है अगले मार्च तक, ये बोला है आरबीआई ने। अब कुछ ऐसे भी बैंक्स हैं जिनकी सिचुएशन थोड़ी बेटर है, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक। इनकी सिचुएशन उतनी बुरी नहीं है जितनी सिचुएशन बाकी कुछ बैंक्स की है, क्योंकि इनका एनपीए 4.3% से बढ़कर लगभग 7% होगा, जो कि कम है बाकी बैंक्स। अब जो सिचुएशन है इसको ध्यान में रखते हुए जो बैंक्स हैं उनकी लिक्विडिटी कम होने के चांसेस हैं। अब आरबीआई की एक और ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि इससे पहले जो है ग्रॉस एनपीए उसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो बड़े बैंक्स के लिए था, लेकिन अब आरबीआई ने ये देखा है एनपीए का अमाउंट छोटे बैंक्स के लिए भी काफी बढ़ गया है। पहले सिर्फ बड़े बैंक्स के लिए अमाउंट बढ़ा था, लेकिन अब छोटे बैंक्स के लिए भी जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो गया है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ओवरऑल पूरी जो बैंकिंग इंडस्ट्री है वो एक बुरे दौर से गुजर रही है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।